आज सुनिए हिंदी साहित्य की देश की शीर्ष कथाकार मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी उसमें उसको ढूंढने की कोशिश में। शुरू करते हैं कहानी। कुछ यादें बड़ी ढीठ होती हैं, अनजाने अनचाहे ही घर बना लेती हैं, आपके भीतर और घर वाले की तरह हुकूमत करने लगती हैं। लाडो की याद भी शायद ऐसी ही थी। पता ही नहीं चला कब घर बना लिया था उसने। पता चला एक नए उभरते दिन, जब सुबह की नीलिमा मेरी आत्मा में उतर भी न पाई थी कि फ़ोन घनघना उठा। अम्मा ने काला चोंगा उठाया। 2 पल भी ना गुजरे होंगे कि अम्मा चीख उठी, क्या? कैसे हुआ? लाडो ने आत्महत्या कर ली थी। ओह नो, ये क्या बात हुई भला? धरती की लड़ाई लड़ नहीं पाए तो आसमान हो गए। कान की लवें सुलग उठीं। अंतिम समय क्या सोचा होगा उसने मेरे लिए, दुनिया के लिए। नजरें अनायासी घूम गईं पीछे की ओर। एक खत्म हो चुकी जिंदगी की ओर मुड़कर देखना भी कितना तकलीफदेह है। तब जब कहानी की शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो कि इसके अंदर ही इसका अंत भी छुपा हुआ हो, बस हम ही चूक गए हों। लगभग साल भर पूर्व मिली थी मुझे उसकी अर्जेंट चिट्ठी, उदास धुन में लिपटी हुई। चिट्ठी से छूती वो आवाज़, हम सच्चाई से डरते रहे हैं इसलिए उसको कुचलते रहे हैं। संस्कृति के लंबे इतिहास में सबसे ज़्यादा दुर्दशा सत्य की ही हुई है, और ये आप जैसे शरीफ लोगों की बदौलत ही हुआ। ऐसा बाई जी की सच्चाई को कभी उसका ठौर मिला ही नहीं। बहरहाल आप ये सब नहीं समझेंगी बाई जी। यदि कर सकें तो मुझे मदर टेरेसा के आश्रम के बारे में कुछ बता दें। कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ वहाँ। आज जब समय की धारा में उसके बनने, बदलने और मिटने का इतिहास भी बह गया है, तो दिमाग रह रह कर हिसाब कर रहा है कि कितनी वो मेरी पकड़ाई में आई थी और कितनी बार वो बाहर रह गई थी। मेरे भीतर कुंडली मार कर बैठी बड़ी बहन ने बिना जाने समझे ही अपनी समझावन दे डाली थी उसे। जिस जिंदगी की तुम बात कर रही हो, क्या उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है? क्या इसकी निर्मिति में तुम्हारे समय, तुम्हारे परिवार, परिजन और परिवेश का कोई योगदान नहीं? अपने परिवार के दूध से भरे ग्लास में शक्कर की तरह घुल मिलकर ही तुम अपने लिए खुशियां खोज सकती हो। इसलिए परिवार के सामूहिक निर्णय का स्वागत करो। अभी जीवन को भोगो, समझो और अनुभव करो लाडो। उम्र के जिस नाजुक दौर से गुजर रही हो तुम, वहाँ अनचीने अनजाने रास्तों के अपने खतरे हैं। अपने उद्गम से निकली कोई भी लहर क्या कभी वापस लौट आती है? आ सकती है। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है लाडो, ये उन्हीं मस्तमौला फक्कड़ों और दरवेशों का हो सकता है जिन्हें ईश्वर ने इसी कर्म के लिए धरती पर भेजा है। राजनीति के उत्तुंग शिखर पर बैठे तुम्हारे पिता कभी भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना से लबरेज, तुम्हारा जीवन हरी भरी घाटियों, वादियों, खुशनुमा रंगों और बहारों से भरपूर। इन्हीं रंगों और नूरों के बीच पली बढ़ी तुम फूफा जी की ही तरह उन्नति के शिखर तक पहुंचने के लिए बनी हो। तुम्हारा मार्ग भी प्रशस्त है। इसलिए फिलहाल अपनी बेकाबू बेचैनियों और भटकते मन को, भीतर उठते तूफानी आवेगों को थोड़ा विश्राम दो। देखो, समय के साथ सब कुछ नहीं तो भी बहुत कुछ सम पर आ ही जाएगा। फिलहाल जीवन को सहज प्रवाह में बहने दो, जीवन का अधिकतम विस्तार होने दो। जीवन जिस रूप में मिले उसे स्वीकार करके देख लो। उसके बाद भी मदर तुम्हें लुभाए तो बेशक चली जाना वहाँ, मैं नहीं रोकूंगी। एक बात और, मदर टेरेसा में जाने से पहले जान लो कि मदर टेरेसा मदर कैसे बनी, क्यों बनी। कैंपबेल हॉस्पिटल के बाहर एक गली में उन्होंने एक मरती हुई औरत को देखा। उन्होंने उसे उठाया और हॉस्पिटल में ले गईं, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उसे दाखिला देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत गरीब थी। वो वहीं गली में ही मर गई। उन्हीं जलते पलों उन्हें प्रेरणा मिली कि उन्हें मरते हुए लोगों के लिए आवास बनाना चाहिए। ईश्वर यदि इंसान से कुछ विशेष करवाना चाहता है तो उसे बताने का अपना रास्ता होता है। क्या तुम्हें ऐसी कोई प्रेरणा मिली है? जवाब में उसकी एक पन्ने की चिट्ठी मिली थी मुझे। आपके पत्र में आपके भीतर बैठी बड़ी बहन बोल रही है। मुझे समझने वाली, मेरी अंतरात्मा को मांचने वाली मेरी सखी नहीं। गलती मुझसे हुई बाई जी। फिर एक पंक्ति, मैंने आपको बादल समझा और अपनी प्यास दिखा दी।
फिर लिखकर काटा, लेकिन मैं पढ़ पाई। सितारे अपनी राह अकेले ही चुनते हैं, अपनी सलीब लगता है मुझे खुद ही उठानी पड़ेगी। आप सामान्य तापमान वाले लोग किसी की ज़िंदगी के अधूरेपन को भला क्या समझेंगे? भला क्या समझेंगे कि ज़िंदगी के धागे किस प्रकार खुद ब खुद उलझते जा रहे हैं। आपने लिखा, जीवन जिस रूप में मिले मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, मैं तो स्वीकार कर लूँ, पर लोग मुझे ऐसा करने कहाँ दे रहे हैं? आपको लगता है कि मुसीबत का कारण मेरे अंदर है, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरा अंदर मुझे ऐसा ही मिला है। मुसीबत का कारण मेरे बाहर है। बहरहाल, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं बाई जी, जो चाहते हैं कि किसी प्रकार परिवार चलता रहे, चाहे व्यक्ति घुट घुट कर मर ही जाए। आपने एक बार बताया था कि चीन और चेकोस्लोवाकिया जैसे कई साम्यवादी देशों में फसल की हिफाजत के लिए चिड़ियों को मार डालने का अभियान चलाया जा रहा है। आपने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कि क्या चिड़ियों को जीने का अधिकार नहीं? आज अपने उस आक्रोश को याद कीजिए बाई जी। फूल जैसा भी हो, उसे खिलने का अधिकार होना चाहिए ना। मेरा अभिप्राय आप समझ ही गई होंगी। उसके गोल गोल अक्षरों के बीच जैसे आंसू की बूंदें टपक रही थीं। मुझसे 12 साल छोटी थी वो, मेरी फुफेरी बहन लाडो। मुझसे निकट भी थी और दूर भी। उससे मिलती तो जाने क्यों लगता जैसे उससे नहीं अपनी उदासी से मिल रही हूँ। कभी कभी तो वो मुझ में अपनी सखी ढूंढती थी। इस कारण जब तब अपनी समस्याओं पर पड़े भारी भरकम पर्दों को कुछ समय के लिए हल्के से मेरे लिए परे सरका देती थी। कई बार उसने मुझे संकेत देने की, अपने दिल की धड़कन सुनाने की कोशिश भी की, पर मंद बुद्धि मेरी, उसके भीतर उठते भूचाल को मैं कभी समझ ही न पाई। मेरी मोटी बुद्धि में ये महीन ख्याल कभी आ ही नहीं सका कि इतनी दौलत, शोहरत, रूप और सौंदर्य के समंदर में भी उसकी नौका डांवाडोल हो सकती है। वही दाना देना प्रभु जिस पर मेरा नाम हो, वही बूंद पानी मिले जिसमें मेरी प्यास हो। वे रिश्तों की अमीरी के दिन थे जब पहली बार मिलने जैसा मिलना हुआ था लाडो से। जहाँ भी वो देखती मुझे लहरों की तरह दौड़ कर आ जाती थी करीब। तब शांत किनारों पर लय ताल में परिवार की डोंगी चल रही थी। इंद्रधनुषी व्यक्तित्व वाले फूफा जी तब राजनीति के आसमान में भारतीय जनसंघ की तरफ से राजस्थान के नेता विपक्ष के रूप में दमक रहे थे। लाडो रही होगी 18-19 साल की, मस्त मलंग, थोड़ी अल्हड़, थोड़ी गुस्सैल, थोड़ी प्यारी, थोड़ी बदमिजाज, लंबी छरहरी, हाथी दांत के रंग की सी त्वचा। संघ के सोच वाले फूफा जी ने कभी परिवार नियोजन में विश्वास किया ही नहीं। इस कारण जैसे जैसे उनकी राजनीति का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी संतानों में भी वृद्धि होती गई और देखते देखते वे एक के बाद एक आधा दर्जन संतानों के पिता बन गए। लाडो से बड़ी दोनों बहनें इतनी शरीफ थीं कि परिवार के जिस्म पर मामूली खरोच तक न डाल पाई थीं। पढ़ी, शादी हुई और फुर हो गई वे। शांत झील से बहते इस परिवार में उजली धूप सी स्वच्छ और निर्द्वंद लाडो के यौवन की दहलीज पर पांव धरते ही परिवार के दिमाग की झिल्ली में वो तूफान बरपा कि अनुशासन और मर्यादा के समीकरण बिगड़ गए और परिवार का लाड़ लताड़ में बदलने लगा। इसका पहला धमाका घर में तब हुआ जब चढ़ती जेठ की एक तरती शाम दूरदर्शन के सीरियल के बीच हमारे बेफिक्र कह कहे, एक झन्नाटेदार थप्पड़ और एक करुण क्रंदन तीनों एक साथ गूंजे। या इलाही, माजरा क्या है? भागते हुए और आवाज़ का पीछा करते हम लाडो के कक्ष तक पहुँचे। गुस्से में तमतमाई लाडो अब आंसुओं में ढल चुकी थी। क्या हुआ? मैं कभी लाडो के कक्ष की सफाई करती बाई को देखती तो कभी लाडो को, जो प्रिया से कलह प्रिया बनी हुई थी। बाई का नाम था दुखिया, जिसका अफसोस मिश्रित दुख दोपहर की धूप की तरह इतना चमकीला था कि साफ उसके चेहरे पर चमक रहा था। तभी नज़र फर्श पर पड़े कांच के कुछ टुकड़ों पर गई। कोई शो पीस था जो शायद सफाई करते वक्त दुखिया से टूट गया था। मैंने लाडो को समझाना चाहा, इसमें इतना गुस्सा करने का क्या है? शो पीस ही तो था, और आ जाएगा। नाक फुलाकर ठुनकते बिसूरते उसने कहा, यह शो पीस मुझे सुहानी ने उपहार में दिया था, उसका इकलौता उपहार। कमरे की सारी चीज़ों को बेशक के तोड़ देती, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, पर ये। और वो फिर सुबकने लगी। नन्हे शावक सा उसका दुख जैसे उसकी गिरफ्त से छूट छूट कर जा रहा था। पहली बार हवा में उड़ता एक नाम मेरे कानों से टकराया, सुहानी।
और इत्तेफाक की दूसरे दिन का आगाज़ ही उसके दुर्लभ दर्शन से हुआ। ना इंटरकॉम पर उसके आने की पूर्व सूचना और ना ही किसी सिक्योरिटी गार्ड की ही कोई रोक टोक। फूफा जी के बंगलों पर बिना घरवालों की पूर्व अनुमति के कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। रोशनी की लकीर सी वो सीधी घर के अंदर घुस आई थी और आते उसकी धमाकेदार उपस्थिति ने मुझे बिना परिचय करवाए ही उसका परिचय दे दिया था। इतनी आत्मविश्वास से भरी तो वही हो सकती थी। बुआ के इशारे के पूर्व ही मैं समझ चुकी थी और मेरी खुफिया नज़र उस पर गड़ चुकी थी। वे सहेलियाँ थीं कि नई जिंदगी की दो नई कोपल, जिनके एक साथ होने से पूरे घर की रंगत ही बदल गई थी। दीवारों पर जैसे किसी ने खुशियों को पोत दिया हो। कोने में दुबकी बिल्ली तक मुग्ध भाव से उन्हें ताक रही थी। भरपूर नज़रों से देखा उसकी ओर, गोरेपन की ओर, उन्मुक्त सांवली रंगत का नमकीन चेहरा, बाज सी चमकती आँखें, गुदगुदी देह, हाथों में लाल रंग के सुरक्षा धागे, लहर लहर फैलती सुहानी की हंसी देख अपने मन के मधुवन में रमी लाडो के चेहरे से ऐसा नूर बरसने लगा जैसे उगते सूर्य की किरणों ने छू लिया हो उसे। दोनों पात्रों की मनोदशा के उस एकांत संसार में हमारी ताक झांक जारी थी। मैं उसी पल को जी रही थी, उसी पल को सोच रही थी, इसलिए मुझे सब कुछ सुंदर और कविता जैसा लग रहा था। बुआ आने वाले पलों की सोच रही थी, इसलिए वो चिंता में बेचैन थी। इसी चिंता में उन्हें एसिडिटी हो गई थी। खट्टी खट्टी डकार लेते लंबी लंबी सांस खींची उन्होंने। सुहानी पर फिर एक नज़र डाली, हल्के से मुंह बिचकाया, दांत में अटके संतरे के फुस को निकालते हुए फड़फड़ाई। हर आंतरे पांतरे आधमके हैं। जाने क्या जादू टोना कर रखा है छोरी ने लाडो पर कि इसकी तो बुद्धि में ही भाटा पड़ गया है। घर भर में इसे तो कोई सूझे ही ना। आज नहीं आती ना तो शाम तक लाडो उसके यहाँ पुग जाती। सोते तक में इसी का नाम बकबक करती रहे। कहते कहते बुआ की आंखों में बादल घिराए थे। कलेजे में तो मिलते होंगे, मैंने सिर्फ एक प्रसंग में दिलचस्पी दिखाने भर के लिए पूछा। पीछे सर्वेंट क्वार्टर से निरंतर आती ढेकियों के चिवड़ा कूटने की आवाज़ के थोड़ा थम जाने पर विरक्ति से जवाब दिया बुआ ने। कॉलेज में भी मिले हैं, पर सुहानी कॉलेज में ज़्यादा बतियाए नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देवे है। बाप की तो बापरे की छोटी सी किराने की दुकान ठहरी, मुश्किल से खर्चा पानी निकाल पाए। सुहानी सबसे बड़ी ठाड़ी है, आगे इसी को देखना है। फूफा जी बड़े नेता हैं, ऊंची हैसियत के हैं, इसी कारण चिपकी रहती होगी लाडो से। मुंडी हिलाते और नाक की हीरे की कड़ी को घुमाते हुए बोली बुआ। ना ना, वो ना चिपके है, आ तो लाडो ही है जो बावली हो रखी है सुहानी के पीछे। महंगा से महंगा गिफ्ट खरीदेगी, आंखों घर एक तरफ, सुहानी एक तरफ। एक बार बुखार चढ़ो, लाखों समझाई मैंने कि डॉक्टर ना दिखा दे। डॉक्टर फूफा जी के चेकअप के लिए आयो भी थो, पर ना। उसी दिन दोपहर को सुहानी आई, मैंने बताई सारी बात, तुम्हारे सामने ही जो डांट लगाई कि तावड़े में मतलब धूप में ही दिखाई डॉक्टर को। जैसे बुआ के वजूद की चट्टानें हिल गई हूँ। गहरी सांस ले वे फिर बोली, जाने कैसा काला जादू कर रखा है छोरी ने। शुरू में तो जैसे ही वो आती घर में सारे काम धंधा छोड़ मैं भी खातेदारी में लग जाती। भाई क्यों ना करती, लाडो की खास भाईली जो ठहरी। बात घनी कोणी होती, खिलखिल ज़्यादा होती, कभी कभी गुस्सा भी करती, झूठ वाला बड़ा मज़ा मिलता। धीरे धीरे यही मज़ा जान की आफत बन गया। फूफा जी कुछ नहीं कहते। बुझे हुए चांद सी उदास आंखों से देखा बुआ ने मेरी ओर, फिर उबासी लेते हुए कहा, उन्हें फुर्सती कहाँ है पॉलिटिक्स से, फाइलों से। सारे देश गांव पार्टी सबकी चिंता में दुबले होंगे, सिवाय घर की चिंता के। बियावर में आनंदी को सांप ने डस लिया। मैं कितना कल्पी कि मुझे ले चलो, पर नहीं, मर गई बापरी। आनंदी? आनंदी कौन? मैं चौंकी। अरे अपनी गैया, 10 साल से थी हमारे साथ, अपने ही प्रवाह में बहती रही बुआ। जब तक आफत सर पर ना आ जावे, हर आफत को दरी के नीचे सरकाते जावे हैं। उनने तो ये तक नहीं पता कौन टावर किस में है। मेरी बहन ने पूछा उनसे, राजीव कौन सी क्लास में है, तो ठीक से बता तक नहीं सके। वापस आकर मुझसे पूछा। वे गए तो मैं दांत के दर्द से मरी जा रही थी। कल 21 दिन बाद घर आए तो अखबार पढ़ते पढ़ते पूछते हैं, अब सर दर्द कैसा है तेरा। ये तो हाल है उनका। एक बार मैंने उनसे लाडो की बात भी छेड़ी थी तो बोले, 2 भाइयों के प्रेम में मैं क्या कर सकता हूँ। घर में कुछ भी हो रहा हो उनकी बला से सुनेंगे, 2 घड़ी सोचेंगे, मुंह बनाएंगे,
चिंता चबाएंगे और फिर थूक देंगे। घर में रहते हुए भी इस घर के दो लोग, सबसे ज्येष्ठ फूफा जी और सबसे कनिष्ठ लाडो, घर के घेरे से बाहर थे। मैं ऐसा ही कुछ देखकर सोच रही थी या सोच कर देख रही थी कि बुआ के दुख ने फिर बोलना शुरू किया। पर क्या सचमुच ये दो भाइयों का परीत प्रेम ही है? मुझे तो लगता है सुहानी ने कुछ करवा दिया है। सोने पर मीने की कारीगरी वाली चूड़ियों को ऊपर चढ़ाते हुए एक ठंडी सांस भरी बुआ ने और भौहें चढ़ाते हुए मुझे कोहनी मारी। देखो देखो नज़ारा उधर। बुआ से उकताकर मैं थोड़ी दूर चली आई, पर उस दिन की डूबती रोशनी में उस दृश्य में जाने कैसा आकर्षण था कि पल पहर थम गए। नज़रें वहीं टिकी रहीं। जाती हुई सुहानी को भी द्वार पर ही अटकाए हुए थी लाडो, जैसे सुहानी के साथ समय नहीं बिता रही थी, वरन समय और सृष्टि से परे उन साथ बिताए लम्हों को कविता में ढाल रही थी। लहर लहर फैलती दोनों की हंसी बांसुरी सी बज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आंगन के पार पांव धरा सुहानी ने। लाडो ने उसके हाथों में लिफाफा जैसा कुछ पकड़ाया, जिसे सुहानी ने लौटाया। लाडो ने मुरब्बे सी मीठी मुस्कान के साथ वापस लिफाफे को उसके हाथों में धरा। लगा अमेरिका सोमालिया के आगे सर झुका रहा है। तुम रख लो, मेरा मान अमर हो जाए। फिर हाथ लहराए। जाती हुई सुहानी को यूं देख रही थी लाडो, जैसे गोपियां भी कृष्ण को क्या देखती होंगी। फिर भी जी नहीं भरा उसका, तो कमरे की खिड़की से जाते हुए उसे यूं देखने लगी जैसे बच्चे खिड़की से चांद देखा करते हैं। मैं जादू टोना नहीं मानती, पर कहीं ना कहीं लाडो बुरी तरह सम्मोहित लगी उससे। मैंने भी झांका था सुहानी की आंखों में, सांप की तरह सम्मोहित करने वाली थी वे आंखें। हर रोज़ मैं लाडो को थोड़ा थोड़ा देखती और उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करती और सोचने लगती, जो प्रेम पहले सुगंध फैला रहा था, कैसे प्रदूषण फैलाने लगा वो अब। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या बुआ ठीक कहती हैं कि लाडो उसके वशीभूत थी? पर थी तो भी इसमें इतना भयभीत होने की क्या बात थी? याद आया अपने स्कूल के दिनों में मैं और मेरी सहेली भी अपने एक टीचर के प्रति अनूठी भक्ति रखती थी। उनकी एक झलक के लिए पागल रहती थी हम। उनको लेकर हम दोनों के बीच ईर्ष्या भी पैदा हो जाती थी। हम सभी ही पहले समान सेक्स के प्रति आसक्त होते हैं, बाद में विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण प्रबल होता है, पर वो सब छोटी उम्र में होता है। लाडो अब उतनी छोटी नहीं रही, इसी भादों में 20 पूरी कर चुकी है। हाँ, पर जब तक उसके जीवन में कोई सुहानी से बढ़कर नहीं आ जाता तब तक। अपने ही सवाल और जवाब में डूबी हुई थी कि फिर एक विचित्र बात और देखी मैंने। दुखिया ने सुहानी की जूठी थाली उठानी चाही तो रोक दिया लाडो ने और खुद ही उठा कर ले गई उसकी थाली को। और थोड़ी ही देर बाद मैंने जो पागलपन देखा कि मन हैरानी और हल्की जुगुप्सा से भर गया। अपने लिए खाना भी वो उसी झूठी थाली में लेकर आई। उसके छोड़े गए जूठे खाने को भी उसने बड़ी आत्मीयता से खाया। यूं इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं था यदि वो सामान्य मानसिकता में किया गया होता, पर कुछ तो था जो उस दृश्य में रहते हुए पकड़ाई में नहीं आ रहा था। हे परवरदिगार, इस यथार्थ के पीछे का सत्य क्या है? क्या इसके पीछे कोई भक्ति भाव छिपा था, इष्ट के प्रति किसी एकनिष्ठ योगी सा, या उसकी बनावट में कोई केमिकल लोचा था? उसमें उसको ढूंढने की कोशिश में मैं सोचती कि कैसे उसके दिमाग के भीतर घुस जाऊं, पर वो थोड़ी पागल भी थी और एक पागल के दिमाग के भीतर किस तरह घुसा जा सकता है। इन्हीं बेतुके ख्यालों में बीता वो पूरा दिन और देखते देखते लज्जा में लिपटा एक अजीब सा विषाद हम सबके बीच आ बैठा था। पहली बार हमारे ललाट पर 7 सलवटें उभरी थीं और बुआ की आंखों में एक अशांत अपवित्रता भर गई थी। जैसे भी हो, हमें लाडो को सुहानी के पिंजरे से बाहर करना ही था। बुआ के भीतर 20वीं और 18वीं सदी एक साथ वर्तमान थी। शाम होते न होते 18वीं सदी ने वो जोर मारा कि विचलित बुआ ने राज ज्योतिष को बुलवाया। ये वही राज ज्योतिष थे जिन्होंने इमरजेंसी हटने के बाद फूफा के चुनाव जीतने और बड़े राजयोग पाने की भविष्यवाणी कर दी थी। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए उसमें फूफा जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने थे। घर की छत पर झूलते फानूस को देखते हुए राज ज्योतिष ने कुछ गणना की और बताया कि सूर्य, शनि और राहु ये तीनों अलगाववादी ग्रह हैं। जिस घर में बैठते हैं उसे उसके भाव से अलग कर देते हैं। लड़की के पति और पिता दोनों के घर में ये अलगाववादी ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए शादी की सफलता में अड़चन रहेगी। बहरहाल ग्रह की शांति के लिए पूजा पाठ और दान का प्रिस्क्रिप्शन लिख कर चलते बने थे वे।
बुआ की आंखों में अमंगल की छाया कांपी और उसी प्रतिवाद स्वरूप आने वाले कल की चिंता में घर के कोने अंतरे में पूजा मंत्र जाप और ईश्वर को स्थापित कर दिया गया था। उसके अगले दिन सुबह सुबह ही बुआ ने पंडित जी का दिया मारक मंत्र बुदबुदाया और लाडो के आते ही बीमारी का बहाना कर उसे सुहानी के घर जाने से अटका दिया। बुआ शायद मारक मंत्र का प्रभाव देखना चाह रही थी। लाडो घर में रुक गई, पर दूर रहकर भी दूर कहाँ रह पाती थी वो। जहाज के पक्षी की तरह वो पुनः पुनः जहाज पर। कनखियों से देखा, कॉलेज से आते ही खाना खाते ही वो फिर उससे फ़ोन के जरिए चिपक गई थी। फिर देखा, सामानों से भरा कोई बैग नौकर के जरिए सुहानी के घर भेजा जा रहा था। नेता फूफा जी के यहाँ तोहफों के ढेर लगे रहते थे। उसी भार को उसने हल्का करने की कोशिश की थी। इस बार मैंने हिम्मत करके उससे कहा, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तीर निशाने पर लगा था। समझ गई थी वो। रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था उसके। चेहरा कस गया। पलटवार करते हुए उसने मिसाइल चलाई। और जीवन जो अति करता है हमारे साथ, उसका क्या? समय जो घुटन पैदा कर रहा है मेरे भीतर, उसका क्या? वो एकाएक सयानी हो गई थी, 20 से 40 की हो गई थी। क्या मतलब? कुछ नहीं, धीरे धीरे बुदबुदाई वो। मुझे लगा इसी पल से एक परायापन उगने लगा था हमारे बीच। इसीलिए स्पष्ट कुछ जवाब नहीं दिया उसने, पर उसके चेहरे का असमंजस, उसकी कोशिश, उसकी तपिश, उसकी देह की, उसके अंग अंग की, उसकी आँखों की भाषा मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। जीवन, समय, घुटन, अति जैसे उसके शब्द मेरी आत्मा की देह को बार बार अपनी नुकीली चोंच से कोंचते रहे। मुझको पहली बार लगा कि सब कुछ ठीक नहीं, कुछ तो रहस्य है उसकी दुनिया में। कोई तो टीस है जो उसके सीने की परतों में दबी हुई है। वरन जो जीवन इस उम्र में स्वप्न और संघर्ष को समर्पित होना चाहिए था, वो इस कदर एक सखी के इर्द गिर्द कैसे सिमट सकता है? पर क्या है वो रहस्य? क्यों कर रही है वो ऐसा व्यवहार? मैं बस इतना भर समझ पाई कि उसके यथार्थ को शब्दों में नहीं रखा जा सकता था, कि उसको गिराने के चक्कर में खुद मैं भी गिर रही थी। दूसरी शाम फिर उसके पास बैठी भी, पर उस दिन वो पूरी तरह सजग थी, खुद में थी, ऋषि भाव में थी। मैंने फिर पूछने की हिम्मत की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उधार की खुशी से भर रही हो तुम अपने खाली मन को? सिर्फ एक पर अपने को पूरा का पूरा खर्च कर रही हो। देखना, वो कभी भी किसी भी दिन अपनी डोर वापस खींच लेगी। मेरी अशुभ बात पर अपनी बात लादते हुए कहा उसने। जो अपनी ही काट पीट में लगा है, खुद से ही खुद को बचा रहा है, वो खुद को दूसरे पर क्या खर्च करेगा बाई जी? जिसके पास अपना आप ही नहीं, उसकी डोर कोई क्या खींचेगा? फिर ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने मुझे तन मन और आत्मा दी। यदि मैं दूसरों से अलग हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उसने कहा, मुझसे नहीं, खुद से। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसके गले में एक अस्पष्ट सी घरघराहट हुई। वो नहीं बोली कुछ। उसकी पलकों की झालर भीगने वाली थी ही कि मुंह घुमा लिया उसने। मैं चली आई। ऐसा कई बार हुआ है। जब जब मैंने उसके अंतरतम पर पहुंचकर सत्य जानने की कोशिश की, जाने क्या कमी रही मेरी कोशिश में कि दरवाज़ा कभी पूरा खुला ही नहीं। लाड़ो को उसके मन का पाखी उड़ाता रहा और हम सब अपनी अपनी पतंगे उड़ाते रहे। हम सबके दिलो दिमाग में एक ही चीज़ केचुए सी रेंगती रही, सुहानी। बुआ को लगता कि सुहानी ने उस पर कुछ करवा कर उसके दिमाग में इस कदर गोबर भर दिया है कि उसे और कोई ना दिखता है ना सुनता है। दोनों बहनों और भाइयों को यह टीन एज आकर्षण जैसा कुछ लगता। यद्यपि वो टीन एज को साल भर पहले पीछे छोड़ चुकी थी। राजनीति के तालाब में छप छप डुबकी लगाते संघी मानसिकता वाले फूफा जी इसे अनुशासनहीनता और पागलपन से जोड़कर देखते। सूखे सूखे दिन, ना कोई बादल ना कोई हवा, ना पत्तों पर गिरता बारिश का संगीत, कुछ भी तो नहीं गुजरा हमारे घर से। धूल मिट्टी के बवंडर से भरे कुछ दिन और वहीं गुजार कर मैं कोलकाता लौट आई। आते वक्त मन किया भी कि उससे कुछ अंतरंग बात करूं, कि नए सिरे से जानने की कोशिश करूं, पर नहीं जानती कि कैसी दुविधा थी मेरे अंदर, बिगाड़ का डर या कायरता। मन के उस टुकड़े को वहीं छोड़ दिया मैंने, पर नहीं छेड़ा उस उदास कविता को। परिचय अपरिचय के देहरी पर ठिठकी खड़ी रही वो। हम दोनों एक दूसरे के चेहरे से एक दूसरे के दुख को पढ़ते रहे। फिर उसने थोक दिया। मैंने पीठ पर हाथ फेरा।
दोनों के दुख मिलते मिलते रह गए। इस बीच बुआ के दोनों लड़के पढ़ाई के लिए दिल्ली निकल गए थे। फूफा जी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं चमक रही थीं। राजनीति से फुर्सत मिलती उन्हें तो गांव की बेशुमार प्रॉपर्टी, कुत्ते बिल्ली तक के नाम खरीदी गई ज़मीन, इन सब में समय फुर्र फुर्र उड़ रहा था उनका। घर आए महीनों बीत जाते और आते भी तो बाहर की दुनिया साथ चली आती। इस कारण अब लाड़ो सुहानी मिलाप निर्विघ्न लहर लहर आगे बढ़ता जा रहा था। समय का फ़ायदा उठा वो अधिकतर कॉलेज से सीधा सुहानी के साथ घूमने निकल जाती। देर रात तक घर आती। सुहानी के चाचा तक की शादी में भी वो बुआ को अकेली छोड़ बारात के साथ भीलवाड़ा चली गई थी। उसके चक्कर में घनचक्कर बनी बुआ कछुए से सिकुड़ती जा रही थी और एक ही गुहार बार बार लगा रही थी कि मैं किसी प्रकार लाड़ो के मन से सुहानी का नाम खरोंच दूँ, कुछ तो ऐसा कर दूँ कि उनके हेत में रेत पड़ जाए। मैं चाह कर भी लाड़ो से कुछ नहीं कह पा रही थी। मन उधेड़बुन में लगा रहता। कहूँ भी तो क्या कहूँ, गलत लगते हुए भी कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना थी। क्या वो कोई अपराध कर रही थी? एक बार कहा पढ़ाई पर ध्यान दो तो उसने अपनी मार्कशीट मुझे पोस्ट कर दी। मैंने देखा उसके अंक काफ़ी अच्छे थे। उस बड़े बाप की बेटी को ये भी तो नहीं कह सकती थी कि घर में काम में बुआ की मदद करो। उस घर में सरकारी नौकरों की फौज खड़ी थी। 4 साल बाद उतरते बसंत में जब तक मैं गुलाबी नगरी जयपुर फिर आई, घर के रंग बदरंग होने शुरू हो गए थे। हालांकि लाडो ने अच्छे मार्क्स से एमए पास किया था और फूफा जी के प्रभाव से एक कॉलेज में लेक्चरर भी नियुक्त हो गई थी वो। लेकिन अब समस्या ये थी कि पूरी सुबह वो सुहानी के प्री स्कूल में बिताती थी, उसको प्री स्कूल चलाने में मदद करती थी। सुखबुग ये भी थी कि ये प्री स्कूल भी लाडो के आर्थिक सहयोग से ही खुल पाया है। एक बार बुआ ने उसके पीछे से उसके कमरे की तलाशी ली तो देखा उसकी चेकबुक खुली पड़ी थी। बुआ ने मुझसे नाम पढ़वाए तो पता चला कि कई चेक सुहानी की प्री स्कूल के नाम काटे गए थे। इन सब को तो बुआ फिर भी सहने की आदी हो चुकी थी, पर तलाशी के दौरान ही उसकी डायरी मेरे हाथों लग गई। डायरी का शीर्षक पढ़ते ही जैसे बुआ और मुझे एक साथ डंक मार गया। जाने किस दुनिया का डर हमारे अंदर दुबका बैठा हुआ था कि डायरी के हाथ लगते ही उस डर ने हमें ही धर दबोचा। जैसे शीर्षक नहीं, समय की शिला पर लिखा अपना भवितव्य पढ़ लिया हो हमने। पहले पृष्ठ पर ही लिखा था सुहानी शरणम गच्छामि। उसके नीचे लिखा था जिंदगी दर्द और प्यास का रिश्ता खुल रहा है धीरे धीरे। अपार अथाह जलाशय मेरे सामने है, पर उससे क्या, मुझे तो प्यारी वही बूंद जिसमें हो मेरी प्यास। यानी आगे भी सुहानी के साये में ही चलते रहने का इरादा था उसका। तो सत्य उससे भी ज़्यादा था जितनी हमारी आंखें देख पा रही थी। बुआ के अंदर जैसे नुकीले चाकू की तरह धस गई थी सुहानी। हाहाकार करती बोली, अब तो समाज में भी इकी अटपटी और उलझुल हरकता के चलते जगहसाई हो रही है। लोगों को बैठा बैठाया मिल गया मसाला। छोटी सी बिरादरी, बात छिपी कोनी रहे। काल मंदिर गई तो लोग फुसफुसा रिया थे, जाने काई खार जड़ा था इन्हें, कुल बोरनी ना और कोई मिलो ही कोनी। शाम तक गदर मच गई थी। कपास से उड़ते लाड़ों के मन को घेरने की पूरी योजना हो चुकी थी। गली में भौंकते कुत्तों और पेड़ों पर बैठे परिंदों की फड़फड़ाहट तक काबू में थी। फूफा जी को अविलंब बुलाया गया था। डिटर्जेंट छाप सफ़ेद झकझक कुर्ते में फूफा जी आए। हालचाल जाने और जानते उनका बीपी बढ़ा और तीसरा नेत्र खुला। बेटी की शक्ल देखी तो मन औकुलाया। राजनीति ने भीतर से हाँक लगाई तो ममता कोने में दुबक गई। हाथ पीछे बांध गोल गोल घूमते हुए वे मन ही मन बुदबुदाए, बेटी क्या हुई, कश्मीर हो गई, तुरंत कुछ करना होगा। और इस तुरंत के एजेंडे में सबसे पहले उन्होंने अपने पितृ प्रेम को फोल्डिंग कुर्सी की तरह समेटा और एक कोने में पटक पारिवारिक फियादीन की भूमिका में आ गए। तय हुआ लाडो की नज़रबंदी। घर, कॉलेज, भीतर बाहर सब पर पाबंदी। पाबंदी की माकूल व्यवस्था कर फूफा जी अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हो गए। सुबह 9 बजे लाडो के रोशन कमरे में मैं जब चाय देने पहुंची तो पंख टूटे पाखी की फड़फड़ाहट उसके कलेजे पर सवार थी। कमरे में टेप चल रहा था। आवाज़ दिल की पहचान ले मैं कौन हूँ, जान ले तू ये। लाडो आंखों में जल और ज्वाला के साथ कमरे की खिड़की के बाहर उमड़ते घुमड़ते काले बादलों की ओर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या देख रही हो? उसके बुझे हुए चेहरे पर जीवन जैसा कुछ कांपा।
निचला जबड़ा अपमान से कपकपाता रहा। पहली बार मैंने उसके चमकीले चेहरे से कई रंगों को एक साथ उड़ते देखा। कुछ बोझिल पल, पेड़ से झड़ती पत्तियों की तरह, फिर कुछ शब्द गिरे उसके होंठों से। इस समय सुहानी इधर से अपनी स्कूल के लिए गुजरती है, शायद दिख जाए। मैंने धीरे से कहा, कितने बड़े नेता और कितने इज्जतदार परिवार से हो तुम। मेरा बोलना हुआ कि सारे बांध भरभरा कर टूट गए। वो भीतर से बाहर निकली और फूट पड़ी। पिता की प्रतिष्ठा का भार मुझसे न ढोया जाएगा बाई जी। मेरे लिए तो मेरे पिता घर में भी विपक्षी नेता ही हैं, मेरी आत्मा के विपक्ष में खड़े, जिन्होंने जन्म दिया पर जीवन जीने की आज़ादी छीन ली। बोलते बोलते वो फपक पड़ी। डाल से टूटी टहनी की सी उसकी कराह, अपमान की फांस और न समझे जाने का आक्रोश उसकी आंखों से धार धार इस कदर बह रहा था कि लाड़ों पर लाड़ उमड़ आया। एक बार मन हुआ कि बुआ से सिफारिश करूं कि सारी पहरेदारी हटा दे, कि स्वातंत्र्य में ही चीज़ें पूरी तरह प्रस्फुटित होकर खिलती हैं, पर घर में छाए तनाव के कोहरे और पोर पोर दुखी बुआ का बुझा हुआ चेहरा देख मुझसे कुछ भी बोलते नहीं बना। खुल गया दिशाओं का बेचैन आकाश। फूफा जी बेचैन थे कि उनके पॉलिटिकल सलाहकार ने उनसे गलत वक्तव्य दिलवा दिया था। डर था कि सही दिशा में अग्रसर उनकी राजनीति की नाव कहीं डगमगा न जाए। लाड़ों के दोनों भाई बेचैन थे कि इतनी नाकेबंदी के बावजूद लाड़ों के इरादे में कोई बदलाव नहीं आ पाया था। हमने शर्त रखी कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। उसने अभी तक हमारी शर्त पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया था। बुआ और मैं दो विपरीत भावनाओं के प्रवाह में पड़कर छटपटा रहे थे। एक मन करता करने दें लाड़ू को मनमानी, तो दूसरा सामाजिक संस्कारी मन करता इसके उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है ये नाकेबंदी। दूसरे दिन देखा लाड़ू की मोटी मोटी आंखें जवा के फूल की तरह लाल लाल थी। अधिकार संपन्नता से भरे फूफा जी ने सुहानी के पिता को जी भर जुतियाया। यदि असल बाप के पूत हो तो रख अपनी बेटी को काबू में, मेरी बेटी का पीछा वो छोड़ दे, नहीं तो। हमारे गुप्तचरों ने खबर दी कि इस नहीं तो की धमक और दमक ने अपना काम तुरंत कर दिखाया। कल सुबह जब खेत में झूमती गेहूं की बालियों की तरह झूमते हुए लाडो सुहानी के स्कूल पहुंची तो सुहानी ने उसे बहुत जलील किया था। उसके लाए गिफ्ट पैकेट्स को पूरी ताकत से बाहर उछाल दिया था। पहली बार उम्मीद का सूरज निकला और हमारे चेहरों पर विजेता के भाव यूं दिपदिपाए जैसे हमने चित्तौड़ फतेह कर लिया हो। सुहानी के बड़े भाई संजू ने होठों को गोल करते हुए कहा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मध्यम वर्गीय मर्यादाओं से बेजान और खोखली पड़ी बुआ टुकुर टुकुर ताकती रही अपने कामयाब पति को। राजनीति में ही नहीं, घर में भी एक झटके में ही उन्होंने विरोधी दुश्मन को धूल चटा दी थी। अगले कदम के रूप में फूफा जी ने कहा शादी, और अपने ड्राइंग रूम में लगी लिव एंड लेट लिव के फोटो फ्रेम पर नज़र गड़ाते हुए शर्ट पर लगी अदृश्य धूल को हाथों से झाड़ा। फिर सर्वसम्मत से सोचा गया कि एक बार लाड़ों के स्वाभिमान और आत्मा के घायल हंस पर शादी की मिट्टी का लेप लग जाए तो इसकी जुबान से तकिए से उतरते मैले गिलाफ की तरह सुहानी का नाम उतर जाएगा। इस प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पास होते ही उस पर एक बार फिर शादी का भरपूर जोर डाला गया। यहाँ तक कि उससे संवाद बंद कर दिया गया जब तक कि वो शादी के लिए सहमत नहीं हो जाती। संबंधों ने नई करवट ली और हर निगाह रडार बनी उसकी गतिविधि की टोह लेती रही। और एक शाम कमाल हो गया। जो लाड़ो शादी के नाम से यूं बिदकती थी जैसे सनातन धर्मी गोमांस के नाम से बिदकते हैं, वही लाडो साथ से रहने की डोर को हाथ से छूटती देख कच्ची पड़ी और बिना धमाल मचाए ही हम पर रहम खाते हुए दिए की लौ सी कांपती आवाज़ में कहा, हाँ। फूफा जी के आलीशान ड्राइंग रूम में उसकी आवाज़ गूंजी और दीवार पर लगे लिव एंड लेट लिव का फोटो फ्रेम व्यंग से मुस्कुरा पड़ा। उसके हाँ भरते एक नन्ही कामयाबी हमारे होंठों पर चमकी और दूसरे दिन से ही जोर शोर से उसके लिए वर की तलाश में पूरा कुनबा जुट गया। सुंदर कन्या, ऊपर से पिता नेता विपक्ष, 10 दिन के भीतर ही डॉल बैठ गया। वर का, बल्कि यूं कहिए कि कतार लग गई। वरों की कतारों में एक ऐसे वर को उठाया गया जो ठंडी तासीर और थोड़ी कमज़ोर हैसियत का था, और इसके साथ ही फूफा जी सहित हम सब ने चीयर्स की। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से घेवर और आम का कलाकंद मंगवाया गया। लाडो का भविष्य और फूफा जी का परिवार असुविधाजनक स्थिति में पड़ने से बच गया था।
उस गहराती रात जब नींद के उड़ते पाखी को बुलाते बुलाते थक गई मैं और पानी पीने के लिए बाहर निकली तो देखा उसके कमरे से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। दरवाजे को हल्के से हिलाया तो खुल गया दरवाज़ा। घुसी कमरे में झटका खा गई। नाइट लैम्प की झपकती लौ में उसका उदास चेहरा झिलमिला रहा था। उसके हाथ में प्याला था। झन सा गिरा कुछ। स्तब्ध सी आंखें स्थिर हुई तो समझ में आया कि नींद भरी आंखों से झोंके खाते वो पी रही थी। ये अंतिम बेहोशी साकी अंतिम प्याला है। मेरे देखने को वो भी देख रही थी, फिर भी ना वो सकपकाई, ना ही उसने छिपाने या हटाने का कुछ प्रयास ही किया। एक घुटा घुटा डर मेरे अंदर समा गया। उस नन्हे क्षण मन में यह भी आया कि इस दुस्साहसी बेलगाम घोड़ी पर लगाम कस फूफा जी ने ठीक ही किया है। उस परंपरावादी संघी घर में स्त्री तो क्या पुरुष तक नहीं पीते थे। नज़र कुछ और देर उस पर टिकी रही तो उसके प्रति गीली गीली सहानुभूति उगने लगी। राय बदल गई। गहरी वेदना और आंसुओं में डूबा उसका भीगा मासूम सा चेहरा अलग ही कहानी कह रहा था। शायद जीवन की कठोरता को सोमरस में बहाने की असफल चेष्टा स्वरूप ही उसने उठाया था ये कदम। भीतर मेरे भी जाने क्या पिघला कि मैंने उसके सर पर हाथ फेर दिया। वो सुबक सुबक कर रोने लगी थी, जैसे मेरे हाथ फेरते ही अपने भीतर के यातना गृह को फिर से देख लिया उसने। कोई तो पीड़ा थी जो उसे भीतर ही भीतर कुतर रही थी। फिर मन किया बात करूं उससे, पूछूं कि जो लाडो शादी के नाम से ही यूं आतंकित हो जाती थी जैसे कभी यहूदी हिटलर के नाम से हो जाते थे, वो शादी के लिए अचानक राजी कैसे हो गई। पर जाने कैसे डर ने, शायद शादी की ताज़ा ताज़ा बनी बात के बिगड़ने के डर ने या इस पीने के दृश्य ने ऐसा अविष्ट कर रखा था मुझे कि शब्द भाग खड़े हुए। बस चुप्पियाँ ही खेलती रहीं हम दोनों के बीच। उस दिन से, बल्कि ठीक उसी पल से उसने मुझे विरोधी दल का समझा और ठंडी निस्संगता से मुझे जाते हुए देखती रही। फूफा जी के पिता मन पर उनका राजनीतिक मन हावी हो रहा था, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं दिन पर दिन चमक रही थीं। चुनाव अधिक दूर नहीं थे। इस कारण उनकी बैठक में दिन भर कार्यकर्ताओं, सरपंच, विधायकों और पटवारियों का तांता लगा रहता। पोस्टर, बैनर, झंडों और नारों की दुनिया अलग उन्हें खींचती रहती। कार्यकर्ताओं की दारू, जीप, मुर्गा और भत्ता की मांग ने अलग से उन्हें परेशान कर रखा था। ऊपर से बेटी की बला। ऐसे में लाडो की शादी के लिए सहमति। वे परम पुलकित थे। लेकिन हम सब भीतर भीतर थोड़े डरे, थोड़े सहमे थे। लग रहा था जैसे घर में शादी नहीं, श्राद्ध मनाया जाने वाला है। जब हमने कुंवर साहब को धो पोंछ सजा धजा उसके सामने खड़ा किया तो उसने आंखें तक ऊपर नहीं उठाईं। जब जब हमने कुंवर साहब को लेकर उसे चुहल करनी चाहिए, उसने चुप्पी ओढ़ ली। हमने चाहा कि वो शादी की खरीदारी में संग चले तो उसने होंठ गोल कर लिए। जब उसे शादी का घाघरा ओढ़ने का सेट दिखाया गया तो उसने आंखें मूंद लीं। बुआ ने प्यार से कहा भी अपने घर जा रही हो, खुशी खुशी जाओ, तो चुपचाप वो अपने कमरे में चली गई। उस शाम बुआ सचमुच विचलित थीं, आशंकित थीं। उसके अंदर बैठी माँ ने फिर उफान मारी। कलपते हुए पूछा उसने फूफा जी से, क्या हम ठीक कर रही हैं? आत्मविश्वास से दिप दिप करते फूफा जी ने मूछों पर ताव दी और गर्दन हिलाते हुए बुआ को समझाया, तू क्यों कांग्रेस की तरह चिड़चिड़ी हो रही है? तेरे जिगरा नहीं तो मुझ पर छोड़ दे। तूने तो देखा है एक से एक सुरमाओं को कैसी पटकनी दी है मैंने। याद है वो शेखावत चला था मुझे बदनाम करने, जमानत जब्त करवा दी गधे की। लाडो की ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी, कैसे वो मुझ पर तू छोड़ दे। मेढ़की आखिर कितना उछलेगी? कील को तो हथौड़े से ही ठोका जा सकता है। उसके लिए शादी ही सही हथौड़ा है। अरे शादी ने बड़े से बड़े छुट्टे सांड की नाक में नकेल डाल दी है। हमारी लाडो किस खेत की मूली है? फिर शादी के लिए तो कम मन से ही सही हाँ तो की उसने। बस उस कम मन को ही पूरे मन में बदल देना है हमें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब उससे हल्का सा फासला बनाए रखें, जिससे उसके इस एहसास को बल मिलता रहे कि अब इस घर से उसका दाना पानी उठने वाला है। असली घर उसका वही है। शादी पूर्व की हर रस्म में उपस्थित रहते हुए भी अनुपस्थित रही वो। हम भी उन रस्मों को निभाते ऊपर तैरते रहे, पत्ते चुनते रहे, सांस रोके समय को अपने ऊपर गुजरता देखते रहे। जाने किस विपक्ष के किस अदृश्य हाथों ने एक प्रकार की क्रूर निस्संगता को हमारे बीच उका दिया था। उस कम मन को पूरे मन में बदलने की धुन में
हम देखकर भी नहीं देख पाए कि जैसे जैसे शादी की तिथि करीब आती जा रही थी, उसके जीवन से जीवन रिश्ता जा रहा था। सगाई की रस्म के समय जिन क्षणों उसे हीरे जड़ित अंगूठी वर को पहनानी थी, उसकी उन स्वप्निल निरीह आंखों में जैसे पृथ्वी का सारा आर्तनाद भर आया था। हम सब उसकी इस गहन और महाकाव्यात्मक पीड़ा के गवाह थे, पर करते भी क्या हम उसका भला चाहते थे और इस चाहने में पीड़ा का एक अध्याय हमारा भी था। इसलिए हम सब सख्ती का काला चोगा पहने रहे और दम रोके विवाह के दिन का इंतज़ार करते रहे। अजायब घर से तुम्हारे जाती हूँ अपनी बेहतर दुनिया में। अलविदा देवताओं, अलविदा। 25 मई 1997। 27 दिन के भीतर उसके केसरिया बालम हीरे की कलंगी वाले गहरे लाल रंग के साफे और सुनहरी शेरवानी में घोड़ी पर चढ़कर हमारे द्वार पधारे। तोरण मारा। रस्म रिवाजों के साथ किसी कुशल बढ़ई की तरह हमने लाड़ों को शादी के चौखटे में किसी तरह फिट किया। 7 वचन, 7 फेरे और बाबो सारी प्यारी मारी बनरी नथ पर मोर नचावे छे के बीच असली बसरा मोती के जेवर और राजस्थानी घाघरा ओढ़नी से सजाकर कन्यादान कर उसे विदा किया। विदाई ज़्यादा ही भावभीनी विदाई थी। हमारी आंखों में नमी के साथ साथ सतर्कता का चश्मा भी चढ़ा हुआ था। उसकी भीगी नम आंखों में दूर दूर तक फैला इंतज़ार था सुहानी का। विदा के क्षणों प्रकाश भाई साहब, फूफा जी के भाई, के मुंह से ढीली सी आवाज़ में निकल गया था, बेटा अपने घर जा रही हो, देखो वहीं दिल लगाना, वही असली घर। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस आहत नज़रों से टुकुर टुकुर देखती रही हमें। शादी तय होने के बाद से ही हमारे हर सवाल का जवाब उसने चुप्पी के पत्थर से देना सीख लिया था। बुआ ने भी कुछ जोड़ा, मैं पाप की माँ, नीतीश की माँ, तेरी धर्म की माँ, कहते कहते जाने भावनाओं का कैसा तो दौरा पड़ा बुआ पर कि वो फूट फूट कर रो पड़ी। लाड़ों ने आसक्ति विरक्ति से बुआ की ओर ताका। उसके होंठों में हल्का सा कंपन हुआ। पथराई आंखें दूर दूर तक ताकती रहीं, काश दिख जाए सुहानी। हमारा दिल धड़का, कहीं आना धमके। तभी दूल्हे नीतीश ने हाथ का सहारा दे फूलों से सजी गाड़ी में उसे अंदर ले लिया। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया, इसलिए उम्मीद थी कि विदाई के बाद चमकती हुई धूप खिलेगी, पर काले बादल ही छाए रहे हमारे आंगन में। धूप उतरी भी पर तितलियों की तरह हर क्षण अपनी रंग और छटा दिखाकर अदृश्य हो गई। चूल्हे की राख में आंच दबी थी जिसे हम महसूस नहीं कर पाए। महसूस हुआ 11 दिन बाद ही, जब एक रात उसने ट्रंक कॉल पर बताया कि उसके कॉलेज की छुट्टियां कुछ दिनों बाद ही ख़त्म हो रही हैं और उसे वापस जयपुर आना पड़ेगा कॉलेज ज्वाइन करने। घर में फिर पंचायत बैठी। पिता के अवतार पुत्रों ने सलाह दी, क्यों ना उसका तबादला वहीं करवा दिया जाए, ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी। फूफा जी को भी राय जची। उन्होंने अपनी ऊंची हैसियत का फ़ायदा उठाया और उसके आने के पूर्व ही उसका तबादला वहीं बड़ौदा करवा दिया। अब चलने बड़ौदा उसकी ससुराल। दोनों परिवार एक मुद्दत बाद तृप्ति के सागर में आकंठ डूबे, खूब सोए। लेकिन जिन 2 जोड़ी बदन की है ये कहानी, वहाँ न दिन चांदनी से हुए, न रात सोने सी हुई, न जिस्म पर चांदनी बरसी, न गुलाब महका, न बादल बरसा, न बिजली चमकी। दोनों सूखे मुड़े तुड़े कमरों के 2 छोरों पर पड़े रहे। मधुमय रात को जैसे ही उमंगित उतावले उन्मत्त दूल्हे राजा बाहों में चंदा सा बदन होगा की मानसिकता से घुसे, चिर प्रतीक्षित स्वप्न घर में तो गश खा गए। देखा उनकी स्वप्नों की रानी मुंह उल्टा कर सुबक रही है और पास ही रखी है एक चिट, मुझे अप्रत्याशित पीरियड हो रहे हैं, मुझे क्षमा करें, मैं दर्द से बेहाल हूँ। इस अप्रत्याशित पीरियड की अवधि फिर कभी खत्म ही नहीं हुई। उस रात से जो विधेय हुई वो कि फिर होती ही चली गई। सुख की चिड़िया फिर नहीं लौटी उस आशियाने में। जयपुर वो फिर आई भी एक बार पर, सिर्फ अंतिम सांस लेने और अपनी काया की माटी को उसी माटी में सौंप देने जहाँ जिंदगी ने फिर खिलवाड़ किया उसके साथ, उससे न मिलने दिया जो जीने में सहायक थी उसकी और जिससे मिलने की उम्मीद लेकर आई थी वो। इसी गम में रात के अंतिम प्रहर में विराट की साक्षी में पंखे से बंधी रस्सी से झूल पंच तत्व में समा गई वो, और थमा गई हमें एक चिट्ठी जो उसके कमरे में उसके टेबल पर रखे पेपर वेट के नीचे दबी पड़ी थी। लिखा था, उजास भरी इस मखमली और जीवनदायी चांदनी में जब लोग जी भर जीना चाहें, मैं यदि प्रेयसी की तरह मौत को गले लगा रही हूँ तो सोचिएगा क्यों करना पड़ा मुझे ऐसा। मैंने सोचा भी कि जिस तेज बहाव में बह रही हूँ उसे रोक दूँ, पर मेरे लिए नामुमकिन था, इसलिए खुद को ही जीने से रोक दिया।
क्या करती मैं भी। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो कोई कैसे जिए, विशेषकर वो जिसे जीवन ने अपना आप दिया ही नहीं, जिसके अंतर्मन के भीतर कोई विरही पुरुष बैठा हो, नारी संसर्ग के लिए छटपटाता। क्या करे वो। आपकी आंखें उस सत्य को क्यों नहीं देख पाई जो जी रही थी मैं। शायद हर आंख से बड़ा होता है सत्य। मुझे जाना ही होगा। अपने अंधेरों से घिरा, प्रतिपल जलता एक कमज़ोर और खंडित इंसान आपकी दुनिया में जिए तो कैसे। जीने के वे ही चंद पल जिए मैंने जो सुहानी के साथ बीते। उन्हीं लम्हों ज़िंदगी के करीब बैठी मैं जब सुहानी करीब बैठी मेरे। उस मासूम से भी सबको दिक्कत थी। पहले उसके पिता को धमकाया गया, फिर उसे, फिर मुझे धमकाया गया शादी के लिए। मैंने भी जाने क्यों ये उम्मीद पाल ली और हाँ भर ली कि शायद पति नामधारी मुझे समझे और अपने संरक्षण में लेकर ज़िंदगी और मेरे बीच जो विराट फासले आप लोगों ने पैदा कर दिए थे उसे दूर करने में मेरी मदद करें। पर मैं भूल गई कि जिसकी जड़ी ना हुई उसका धनी भी क्या होगा। फिर मुझसे मिलना भी क्या था। मैं लौट आई जयपुर वापस, सुहानी से मिलने की उम्मीद में। पर यहाँ भी धोखा। आपने मुझसे पूछे बिना मेरा तबादला करवा दिया। सुहानी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि आपने उससे वचन ले लिया था मुझसे किसी भी प्रकार का संबंध न रखने का। वो अंतिम दरवाज़ा भी बंद करवा दिया आप लोगों ने। क्या कसूर था मेरा। मेरा एक ही सहारा था जिसे आपने छीन लिया। बिना सहारे के तो अमर बेल भी नहीं जी पाती। पुनश्च मैं आपके लिए समस्या बनी तो सिर्फ इसलिए कि हम न रिश्तों में जीते हैं, न प्रेम में, न करुणा में, न ममता में, न भाव में, न भावना में। हम सब ऊपरी खाल में जीते हैं। आपकी लाड़ू, जो ना आपकी हो सकी और जिसके ना हो सके आप। अभी आप सुन रहे थे मधु काकड़िया जी की लिखी हुई कहानी उसमें उसको ढूंढने की कोशिश में। पैदाइशी असामान्यता लिए हुए एक लड़की के जीवन की कहानी। आशा है आपके मर्म को भी छू गई होगी। फिर मिलेंगे किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।